हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ऑनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। तो ही आर्टिकल हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है हमारा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड। देखो, आप सबको पता है कि यूपीएससी सबसे पहले क्या करता है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी टॉपिक पे, और फिर साल दर साल उन टॉपिक्स पर अपना डेप्थ और इनसाइट्स बढ़ाता जाता है ना। तो इनका डेप्थ धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी उनमें से एक टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक में क्वांटम वर्ल्ड केवल एक ही बार अभी तक यूपीएससी ने पूछा है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था क्यूबिट के बारे में। उतना तो सब लोग बता लेंगे, लेकिन अब यूपीएससी इस पर डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, और ये बिल्कुल तय है क्योंकि यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है। तो क्वांटम वर्ल्ड पर ना, या क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम वर्ल्ड से ही, जिसका नाम है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इसके पीछे के साइंस को आज के इस आर्टिकल में बिल्कुल डेप्थ के साथ में समझेंगे। दूसरा है एक्सप्लोरेशन राइट्स इन द इंडियन ओशन। तो अभी इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके बेसिस पर उनको कई रीजन्स में, कुछ कालबक्स का रीज़न था, कुछ अपने सी माउंट इंडियन ओशन में थे, उनसे रिलेटेड कुछ डीप ओशन माइनिंग के लिए परमिशन चाहिए। ये पूरा आर्टिकल क्या है और इससे रिलेटेड इंडिया किस पोजीशन पर है, और ISBA क्या होता है, अंक्लॉस यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी, ये सब क्या बोलते हैं, उनको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जरूर से अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर को कमेंट में लिखिए, A, B, C या D। ये 4 ऑप्शंस आपको बताने। बहुत इजी है। क्वांटम कम्युनिकेशन पर एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, अगर आप इसको लगा लेते हैं तो क्वांटम कम्युनिकेशन पर आपका पकड़ काफ़ी सही है। और अगर आपको ऐसे ही और पूरे टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, तो अपने लिए ये 3 डेट्स जरूर से सुनिश्चित कर लीजिए। 14 अप्रैल, 5 मई और 2 जून। ये तीनों ही ऐसे डेट्स हैं जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन में आके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही टेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको करोलबाग सेंटर, मुखर्जी नगर सेंटर, लखनऊ सेंटर और पटना सेंटर पर आना पड़ेगा। और इन चारों ही जगहों पर आप आराम से ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अगर आप इन 4 रीजन्स के पास में नहीं रहते हैं और आपको ये फिर भी टेस्ट देना है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन मोड पर जाके इसको दे सकते हैं। pw.live पर आप विजिट कीजिए, और वहाँ पर यूपीएससी के टेस्ट सेक्शन के अंदर में या फिर फ्री कोर्स मटेरियल के अंदर में आपको सृजन के नाम से प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दिख जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है। दो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सिंपल सा मीनिंग समझते हैं इसका। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि अगर हम लोग एक मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को, और ये मैसेज सामने वाले, मान लीजिए कि एक पर्सन है मुन्ना, और ये सुरेश को मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो अगर ये सुरेश को मैसेज भेज रहा है, तो ये इंश्योर करते हैं कि भाई मुन्ना जो है ना, ये बहुत ही सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है, ऐसा सीक्रेट मैसेज जो सिर्फ और सिर्फ सुरेश पढ़ पाए। लेकिन इसके लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, इवन हम लोग भी बहुत बार करते होंगे। जैसे मान लो कि सुरेश की फैमिली में एक खूनी का पता चलता है, और मुन्ना उसको वो सीक्रेट नाम देने वाला है। उसका नाम है मान लो गणेश। तो अब इस वर्ल्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कुछ कर लें कि इसको न्यूमेरिक वर्ड में चेंज कर दे। जैसे कि A को 1 लिख सकते हैं, G को 7 लिख सकते हैं, इसी तरीके से E को 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर फॉर्म में गणेश को हम लोग कुछ रैंडम नंबर से दे दें, और फिर सुरेश को दे दें कि भाई ये नाम है। और सुरेश को भी पता होगा कि अच्छा, इन न्यूमेरिकल नंबर्स का अगर हम अल्फ़ाबेटिकल वे निकाल देना, तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व, और डेफिनेटली इसका नाम मिल जाएगा। बट ये तो बहुत ही आसान हो जाता है, कोई भी ब्रेक कर सकता है इसको, तो है ना। अगर हम लोग को ABC ये कोड देना है, और इसकी जगह पर हम लोगों ने 1 2 3 लिख के दिया, तो कोई भी समझेगा कि 1 2 3 इज इक्वल टू ABC, मोर और लेस। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 को ना हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल रीज़न ये होता है कि हम लोग यूजुअली प्राइम नंबर्स वगैरह लेते हैं, उसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम लोग इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 23 इंटू 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें +1 कर देंगे, फिर उसको भेजेंगे। तो हम लोग गणेश को ये कोड भेजा, और उसको ये बताया गया कि गणेश भाई सुरेश को ये मैसेज भेजा, और मुन्ना ने सुरेश को बताया कि सुरेश भाई, इसमें जो नाम लिखा है ना, उसमें सबसे पहले तुम -1 करना, और उसको 17 से डिवाइड करना, और फिर 23 से डिवाइड करना। जो नंबर आए ना, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने की कोशिश करना, तुम्हें नाम मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ए काइंड ऑफ इनक्रिप्शन।
मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कोड बना दे रहे हैं, इनक्रिप्ट कर दे रहे हैं उस मैसेज को, जिसके बेसिस पर एक जनरल पर्सन के लिए पढ़ना मुश्किल है जब तक कि उसको ये ना पता चले कि भाई पहले इस पे से -1 करना था, फिर 17 से डिवाइड करना था, फिर 23 से डिवाइड करना था, फिर जो नंबर आए उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना था, है ना। अब चूंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा, ये नंबर कुछ इस फॉर्म में होगा 7 8 8 7 6 5 4 3, ऐसे कुछ नंबर होगा। अब इससे नाम का अंदाजा हमें नहीं लग सकता है ना, डिफिकल्ट हो गया क्रैक करने के लिए। अभी तक का मामला बिल्कुल सेटल डाउन था, कोई पंगा ही नहीं था। इनफैक्ट इसी तरीके से हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स या फिर मैथ्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड में तोड़ देते थे या फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स कोड में कन्वर्ट कर देते थे। अभी तक के जितने भी कंप्यूटर्स आते थे ना, वो उनके लिए ये कोड ब्रेक करना शायद आप बोल सकते हो कि 10 साल लग जाते, 20 साल लग जाते, या फिर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते इनको कोड को ब्रेक करने में। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर आया, क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये ब्रेक करना बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर हमारे बिट्स पर काम करते हैं 0 और 1 पर, क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे सुपरपोजिशन स्टेट पर काम करते हैं, जो कि एक ही टाइम पर 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कॉइन है, 10 का सिक्का है आपके पास, ठीक है। इस 10 के सिक्के में एक तरफ आपका हेड है और एक तरफ आपका टेल है, ठीक। अब अगर आपके हाथ के ऊपर में मैं ये सिक्के को रख दूं तो आप बता पाओगे कि ये हेड है कि टेल है? एग्जैक्टली आप कन्वे कर पाओगे। तो जो हमारा बिट्स होता है वो एग्जैक्टली हमारे हाथ पे रखे हुए इस सिक्के के बराबर है, जो कि हमें क्लियरली बता सकता है कि भाई ये हेड है, ये टेल है, मतलब कि या ये 1 है, ये 0 है। लेकिन अगर इस सिक्के को हम लोग फ्लिप करते हुए हवा में उछाल दें, तो जो हवा में उछलता हुआ रहेगा, उस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिक्का हेड है या टेल है, आप बता पाओगे? आप बोलोगे पता नहीं, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। वो उस टाइम सुपर पोजिशन स्टेट पर है। और हमारा जो क्वांटम वर्ल्ड है या क्वांटम टेक्नोलॉजी का जो क्यूबिट है, वो ऐसे ही सुपर पोजिशन स्टेट में होता है। मतलब जिस हिसाब से आपका घूमता हुआ सिक्का हवे में है, उस पोजीशन पर होगा। वो एक टाइम पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, पता नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो ऐसे सुपर पोजिशन स्टेट के लिए किसी भी ऐसे कोड को क्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्रैक करे, वो हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए महज कुछ दिन की बात हो या कुछ घंटों की बात हो उसको क्रैक करना। तो आगे आने वाले टाइम पर ये बात तो बिल्कुल तय है कि जितने भी अभी ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं, मान लीजिए वो मिलिट्री से रिलेटेड, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारे बैंक से रिलेटेड ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हैं जिनको कि आज के डेट पर हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से इनकोड कर रहे हैं, उसको आगे आने वाले टाइम के क्वांटम कंप्यूटर्स को ब्रेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मल कंप्यूटर से किया गया कोडिंग क्वांटम कंप्यूटर को ब्रेक करना महज कुछ घंटों का काम है। आगे आने वाले टाइम पर ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस किसी भी देश के लिए, कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इसीलिए होड़ मची हुई है इस वे में कि हम लोग कितनी जल्दी क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि फंक्शनल वे में बहुत अच्छे से काम कर सके। और इस पर रिसर्च आगे तेजी से चल रहा है। आगे आने वाले टाइम पर ना, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यार देखो, अब ये अपना नॉर्मल कंप्यूटर से जो इनकोड करते थे ना, ये काम नहीं चलेगा यार, ये क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर इसको तुरंत ही तोड़ देगा। तो हमें अपने क्वांटम लेवल पर ही एक ऐसा इंक्रिप्शन कोड या फिर कोडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी ब्रेक ना कर पाए। और इसके लिए हम लोग मैथ्स का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ्स का सहारा लिया तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत ईजिली ब्रेक कर देगा। इसके चलते हम लोग फिजिक्स का सहारा लेते हैं। फिजिक्स के अंदर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इसमें से एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है फोटॉन्स। और इस फोटॉन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में हम लोग एक मैसेज को सिक्योर्ड वे में कोड करते हैं या फिर इनकोड करते हैं या फिर इनक्रिप्ट करते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। इन सब चीज़ों को क्या बोलोगे आप? इन सब चीज़ों को आप बोलोगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब एक बार समझते हैं कि आखिरकार क्या है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसमें फोटॉन्स का इस्तेमाल हो रहा है। फोटॉन्स जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अगर आपको कभी अपने क्लास में पढ़ा हो या फिर बचपन में कभी पढ़ा हो, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम लोग किसी भी एक फोटॉन को देख लेते हैं तो फिर उसका स्टेट जो है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। मतलब कि अगर एक फोटॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है
और अगर इस बीच में किसी ने भी इस फोटोन के साथ छेड़छाड़ कर दी या फिर इसको देखने की कोशिश की तो ये फोटोन का नेचर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्सन के पास पहुंचेगा ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल डेटा तो नहीं है, इसको बीच में किसी ने 100% टैप किया है, चेंज कर दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन ही बदल गई मेरी। तो इसीलिए इसको बीच से कोई भी हैक नहीं कर सकता, इसको हम लोग हैक प्रूफ बोलते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हैक प्रूफ सिस्टम आखिरकार नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में काम कैसे करता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वैसे तो देखो कई तरीके से होती है, बट एक सिंपल तरीका अगर देखें तो इसमें जो भी फोटॉन्स होते हैं ना वो पोलराइज्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि पोलराइज्ड फॉर्म में क्या मतलब है, मान लो कि फोटॉन अगर एक वेव नेचर पर हम लोग बात करें तो या तो वो वर्टिकल ऑसिलेशन पर जा सकता है या फिर वर्टिकल वेव नेचर पर जा सकता है या फिर इसी के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल नेचर पर भी जा सकता है, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम लोग इसको इनक्रिप्ट करने के लिए या फिर इसको कोड करने के लिए हम लोग क्या करें, एक रेक्टिलीनियर पोलराइजर लगा दें। पोलराइजर का क्या मतलब है, हम लोग इसको ये सिंबल दें कि भाई देख, अगर मैं फोटोन को वर्टिकल नेचर में भेजूं तो तुम अपने इस वर्टिकल नेचर हमारा रेड कलर का था, इसको रेड से डिनोट करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर ये वर्टिकल नोशन तुम्हारा रेड कलर इससे पास हो जा रहा है तो तुम समझना कि मैंने तुमको एक नंबर भेजा है जिसका कोड है 1, ठीक। और अगर सिमिलरली मैं तुमको हॉरिजॉन्टल वे में अगर कोई फोटोन भेज रहा हूं तो तुम इसको अपने पोलराइजर से फिल्टर आउट करना। उससे अगर तुमको पता चल जाए कि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल वाला है तो तुम समझ लेना कि मैंने तुमको भेजा है 0 नंबर। इजी है कि मैं रेक्टिलीनियर में अगर वर्टिकल को भेजता हूं तो इसका मतलब 1 है और अगर हॉरिजॉन्टल फोटोन आपके पास पहुंचता है अपने स्टेट में तो आप बोल सकते हो ये 0 है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और हैक प्रूफ बनाने के लिए हमने एक और फंडा रखा, ना सिर्फ हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखेंगे बल्कि हम इसको 45 डिग्री पर टिल्ट करके भी रखेंगे। अगर आप इस पूरे रेक्टिलीनियर को इस डायरेक्शन में 45 डिग्री टिल्ट कर दो, इसको इस तरीके से घुमा दो, तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं, ये रेड वाला इधर आ जाएगा और जो हमारा येलो है वो इधर चला जाएगा। तो सिमिलरली मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि भाई देख, एक तो रेक्टिलीनियर वाला मोशन तो मैं भेज ही रहा हूँ लेकिन कभी कभी मैं आपको डायगोनल पोलराइजर वाले भी फोटॉन्स भेजूंगा और इसमें अगर इस वाले रेड वाले डायरेक्शन में आए तो तुम समझ लेना कि ये 1 है और अगर येलो वाला है तो तुम समझ लेना कि ये 0 है। तो अब इस चीज को क्रैक कर पाना मुश्किल हो गया क्योंकि अब यहां पर इसके 2 सिंबल्स निकलते हैं और इसके 2 सिंबल्स निकलते हैं, है ना। मतलब कि ये अपने क्वांटम स्टेट पर अगर डायगोनल रहा तो भी 0-1 हो सकता है और अगर वर्टिकल रहा तो भी 0-1 हो सकता है। मतलब कि चांसेस ऑफ बीइंग 0 and 1 इसको प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हम कर क्यों रहे हैं, इन सब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम एक की बनाने के लिए कर रहे हैं। ये की क्या होगा, एक चाबी होगी, जिस चाबी से सेंडर जो है वो इसको लॉक करेगा और सिमिलरली रिसीवर के पास भी एक इसी तरीके से की होगा जिससे कि वो इस मैसेज को ओपन करेगा। मतलब कि इस की का मतलब है कि इससे वो एनक्रिप्ट करेगा और इससे वो डिक्रिप्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा सेंडर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी एग्जाम्पल में लिया था कि यहाँ पर कौन था, कहाँ गए, मुन्ना और सुरेश। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, मुन्ना की जगह पर यहाँ पर आ गई भाई मुन्नी और ये है हमारा सुरेश, ठीक। अब मुन्नी जो है ना उसको सुरेश को एक मैसेज भेजना है, इसमें 8 लेटर्स हैं, सॉरी 6 हैं, ये और ये 6। तो जो फोटॉन्स के लाइट थे ना, जो ये मुन्नी के पास पूरा इंफॉर्मेशन था वो एक्चुअल में ये था 01111 ये की है जो कि भेजा गया किसको, सुरेश को। अब ये इसके लिए मुन्नी ने अलग अलग पोलराइजर का इस्तेमाल किया, जो 4 पोलराइजर अभी हम लोग देख रहे थे, और इसके लिए मुन्नी ने ना कुछ रैंडम ऐसे पोलराइजर्स का इस्तेमाल किया। मुन्नी को पता तो है लेकिन मुन्नी ने डिसाइड नहीं किया है, ये रैंडमली जनरेटेड है और उसके हिसाब से यही सेम टू सेम इंफॉर्मेशन बॉब या फिर यहाँ पर जो सुरेश है उसको डिटेक्ट करना था। तो अब सुरेश ने भी क्या किया ना, सुरेश ने भी, उसको भी नहीं पता भाई कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उसने भी अपने हिसाब से कुछ भी जो मर्जी आया उसने रैंडम पोलराइजर लगा दिया यहाँ पर कि देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है।
चूँकि 0 और 1 होने के चांसेस में 50-50% चांस होता है, तो ऐसा हर बार होगा कि लगभग 50% इन्फॉर्मेशन सुरेश हर बार सही इस की को पढ़ लेगा और 50% बार गलत पढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि रैंडमली जब सुरेश ने भी इसको बिल्ड किया तो उसने इसको कैसे डिक्रिप्ट किया 110100। अब फिर क्या हुआ कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा गया है, अभी तक सिर्फ की का आदान प्रदान हो रहा है। की क्या है? चाबी, जिससे कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेशंस को कोड किया जाएगा। अब सुरेश ने मुन्नी को फ़ोन लगाया और उसको बोला कि देखो मैंने ना ये पोलराइजर्स लगाए थे, वर्टिकल, फिर डायगोनल राइट, डायगोनल लेफ्ट, फिर डायगोनल राइट, फिर डायगोनल लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल। तो मुन्नी बोली अरे तुमने ये लगाया था, ओके मैं बता देती हूँ कि इसमें से तुम्हारा कौन कौन सा सही है। मुन्नी ने ये नहीं बताया कि उसने क्या लगाया, उसने बस ये बता दिया कि देखो कौन कौन सा तुम्हारा सही है। उसने बताया कि देखो तुम्हारा सेकंड सही है, फोर्थ सही है और सिक्स्थ सही है। तो आगे से इन 3 के बेसिस पर ही हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। अब सोचो कि ये जो बातचीत हुई है ना, अब वैसे तो बीच में कोई और भी टैप कर सकता है। आप लोग को तो ही लग रहा होगा कि यार इस फ़ोन को टैप कर लेते हैं हम। बीच में मान लो ये आ गया जासूस और इसने सुन लिया मुन्नी और सुरेश की बात कि भाई अच्छा ये तो बोल रहे हैं कि इस 3 का ही सही है, दूसरा, चौथा और छठवां। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि दूसरा, चौथा और छठवें का जो अंदर इन्फॉर्मेशन है ये नहीं पता है किसी को। अभी तो सिर्फ हम लोग पोलराइजर्स के बेसिस पर बात कर रहे हैं। अंदर इन्फॉर्मेशन क्या थी ये तो किसी को पता ही नहीं है, ना इनको पता है। तो ये अंदर के इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्या? इनको तो पता है कि बस वही हाँ ये पोलराइजर थोड़ा सही हो गया। और इनफैक्ट अगर इसको ये पढ़ना चाहते तो ये एक बार इस मैसेज को भी इंटरप्ट करते, यहाँ से भी पढ़ लेते जो सुरेश ने किया है। लेकिन सुरेश का जो रैंडम पोलराइजर है और जो इस जासूस ने अपना रैंडम पोलराइजर लगाया होगा, इन लोगों के बीच में तो काफ़ी अंतर होगा। हो सकता है यहाँ पर सुरेश ने वर्टिकल लगाया था, इसका रैंडम हॉरिजॉन्टल हो, और इस केस में हॉरिजॉन्टल के होने से यहाँ पर 0 आ जाए। तो अगर इसको पता भी चल गया ना कि दूसरा, चौथा और छठवां ये वाला तुम्हारा सही है, तो दूसरा, चौथा, छठवां एक्चुअल में है क्या, वो इसके हिसाब से, इस जासूस के हिसाब से कुछ और ही होगा। और इनफैक्ट जब भी हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि 50% डेटा तो एटलीस्ट एक्यूरेट होगा ही, जब भी किसी जासूस ने इस पे इंटरप्ट किया तो इस फोटोन का नेचर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस केस में जो 50% फेल होने के चांसेस थे, ये फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये लगभग 75 या 80% फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। और जैसे ही सुरेश और मुन्नी को ये बात पता चलेगी कि फेलियर के चांसेस कितने हैं भाई, 75 से 80%, उनको ये बात पता चल जाएगी कि अच्छा इसको पक्का किसी ने छेड़छाड़ किया है, क्योंकि इतनी गलती होनी नहीं चाहिए थी। गलती तो मुश्किल से 50% के आसपास होनी चाहिए थी, इसीलिए इसको किसी ने इंटरप्ट किया है, छेड़छाड़ हुआ है इसके साथ में, ये डेटा हमारे लिए काम का नहीं है, अब हम दूसरा की इनिशिएट कर देते हैं। इन सब में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, अब ये तो हैक प्रूफ हो गया ना, कोई भी नहीं पकड़ सकता, पकड़ेगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। कोडिंग हमने बना ली पहले से ही, इनक्रिप्ट करने के लिए क्या कोड है, अब आगे से सारे मैसेज का आदान प्रदान इसी बेसिस पर होगा। तो ये सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग फोटॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटॉन्स को हम लोग पोलराइज करके मैसेज भेजने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ना इसकी लिमिटेशंस है। फोटॉन्स अभी तक सबसे पहली बार जब इसको किया गया तो मुश्किल से 6 फीट की दूरी पर 2 कंप्यूटर्स को रखा गया और उसके बेसिस पर इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ। तो 6 फीट तक तो फोटॉन बढ़िया काम कर रहा था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसको हम लोग आज के डेट में 150 से 200 किलोमीटर या इससे थोड़ा और ज़्यादा हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है ना कि 200-250 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई मैसेज कन्वे करना है, तो मान लो कि हमें किसी सैटेलाइट के थ्रू इसको मैसेज भेजना है, तो वहाँ पर अगर बहुत तेज लाइट इनके बीच में कभी किसी ने जला दिया ना, तो भी ये फोटॉन का नेचर चेंज हो जाएगा। तो फोटॉन कितने तेज़ी से अपने मैसेज को आदान प्रदान कर रहा है, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा हैक प्रूफ तो है, लेकिन इसको डिस्टॉर्ट करना बहुत ही आसान है। मतलब कि बीच में कोई भी छेड़छाड़ कर दे, हर बार करता रहे, तो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर का तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, या फिर क्वांटम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, इसके क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको आप इसी बेसिस पर समझो। अब आप दरअसल जब इसको मैकेनिज्म को पढ़ोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उनके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मेजरमेंट सिस्टम अपनाते हैं, क्वांटम बिट्स को उठाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। पोलराइजर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 1 बिट, 0 बिट, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और राइट और लेफ्ट 45 डिग्रीज में बेंट है। इसके बाद रिसीवर इंट पर क्या होगा,
2 बीम स्प्लिटर्स होंगे, जिस हिसाब से ये 2 बीम स्प्लिटर है, डायगोनल होगा या रेक्टिलिनियर होगा। अब फिर यहाँ पर जो इनकमिंग बीम है उसको रिसीवर जो है वो ऐसे ही अपने डिकोड करेगा और इनकरेक्ट जितने भी हैं उनको डिसरिगार्ड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जितने भी 3 यहाँ पर आए थे इनको डिसरिगार्ड कर देंगे और जितने 3 थे वो उनके लिए इंक्रिप्शन की का काम करेगा। सिंपल है ना। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। ईव्स ड्रॉपिंग, मतलब कि जासूस को तुरंत के तुरंत पकड़ा जा सकता है। मल्टीपल मेथड्स ऑफ सिक्योरिटी बना सकता है। इसको ब्रेक करना नामुमकिन है, मतलब इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। तो सिक्योरिटी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसको मतलब बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है और इसके लिए भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से आगे आने वाले टाइम पर सही कर लेंगे। तो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? ये डिजिटल लॉजिक्स यानी कि मैथ्स का इस्तेमाल करता है और वहीं पर ये क्वांटम थ्योरी मतलब कि फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। ये जो डेटा है वो बिट्स में भेजता है और जहाँ पर यहाँ इंक्रिप्शन के लिए क्रिप्टोग्राफी में फोटॉन्स का इस्तेमाल होता है। ये लोग एक रेंज में एसोसिएटेड नहीं है। मतलब कि अगर मैथ्स में है, मैथ्स में हम लोगों ने कोई कोड लगा दिया कि भाई इसको 129 से मल्टीप्लाई करना, इसके बाद 2 ऐड करना, इसके बाद इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर -1 सब्ट्रैक्ट करना और जो नंबर आए वो हमारे लिए कोड होगा। इसके लिए अब इनको कभी भी रेंज की ज़रूरत की नहीं है। मतलब कि अब एक सिस्टम, एक कंप्यूटर मान लो इंडिया के दिल्ली में रखा हुआ है और दूसरा सिस्टम यूएसए के किसी एक टेक्सास में रखा हुआ है। अब ये मैटर नहीं करेगा कि इनके बीच में कितनी दूरी है, जब तक कि इनको ये कोड का पता है। लेकिन इसीलिए इनके पास कोई भी रेंज एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेंज एसोसिएटेड है क्योंकि ऑप्टिकल वायर्स के बीच में हो रहा है और फोटॉन्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। इसीलिए इनको बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं, रिपीटर्स के फॉर्म में बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं जो कि इन फॉर्म्स को वापस से बूस्ट करे। तो इसीलिए इनका जो रेंज है ना वो हमेशा डिफाइंड होगा। बहुत अनलिमिटेड लेंथ के लिए ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया मैथ्स और क्वांटम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सिंपल सा था ये। अगर आपको ऐसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स से रिलेटेड अटेम्प्ट करने हैं, कुछ डाउट्स हैं उनको पूछना है और कुछ भी ऐसे स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर डिस्कशन करना है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं पोस्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना और पता लगा लेना कि कितनी चीज़ें आपको अभी तक अच्छे से समझ में आई हैं। अगला आर्टिकल हमारा एक्सप्लोरेशन राइट्स इन इंडियन ओशन से रिलेटेड है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 2017 में, और इनफैक्ट 2017 में भी नहीं, बहुत पहले की बात है, 2002 में एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये अंक्लॉस के अंदर में आता है। यूएन की एक बॉडी है जो कि लॉज ऑफ सी को गवर्न करता है। ठीक है। अब लॉज ऑफ सी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा पानी है या ओशियंस है वो आखिर कहाँ पर है, कितने दूर में अपना हक है। अब ये अंक्लॉस के अंदर में ना एक्चुअल में ऐसे 4 जोन्स डिफाइन है। ये 4 जोन को एक बार सबसे पहले समझते ताकि ये पूरा आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो आप, यूजुअली एक इनर लाइन होती है। इनर लाइन यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, ये अपना ही इलाका होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। फिर आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी या फिर टेरिटोरियल एरिया वो एरिया होता है जो कि आपके इस सरफेस से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक होता है। एक नॉटिकल माइल में अगर आप लोग बोलोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर्स होते हैं। मतलब 12 नॉटिकल माइल्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर। तो ये जो 22 किलोमीटर का एरिया है ये कहलाता है आपका टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी में आप ना सिर्फ इसके सरफेस पर अपना अधिकार जमाते हैं, बल्कि इसके ऊपर उड़ने वाला जो भी नेशनल एयर स्पेस है वो भी आपके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसीलिए यहाँ पर बिना आपके परमिशन के कोई भी इंसान, मतलब कोई भी दूसरे देश का या फिर बिना आपके परमिशन के कोई भी ऐसा ना उड़ान भर सकता है, ना इन पानियों में आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। फिर उसके बाद आता है आपका 24 नॉटिकल माइल्स का एक कॉन्टिगुअस जोन। ये एक्चुअल में एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर आप अपने हाई सीज या फिर इंटरनेशनल स्पेस और यहाँ की बात करते हैं, अपने टेरिटोरियल स्पेस की बात करते हैं। कॉन्टिगुअस जोन में क्या होता है, आपका एक इनोसेंट पैसेज का कॉन्सेप्ट आता है। इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी बाहरी कंट्री का शिप ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को डिक्लेयर करते हुए कि वो उसका जो जाने का पर्पज़ है ना वो इनोसेंट पैसेज जैसा है। इनोसेंट पैसेज का क्या मतलब है कि ना वो यहाँ पर रुकेगा,
ना कुछ करेगा, बस वो यहाँ से निकल रहा है, गुजर रहा है बस यहाँ से, और उसका काम है, ये पैसेज है, यहाँ से छोटा पड़ रहा है इसलिए जा रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपका पूरा अधिकार है, लेकिन अभी तक जो आपका स्पेस ऑक्युपाइड था, अब वहाँ पर आप स्पेस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब हवा में अगर कोई भी उड़ के जा रहा है ना इस कॉन्टिग्यूअस जोन में, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन हाँ, आपके सरफेस पर अभी भी आप ही का अधिकार है। आपके ये जो इनोसेंट पैसेज जिस भी दूसरे कंट्री का शिप कर रहा है ना, उसको इस लैंड के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद आता है अगला 200 नॉटिकल माइल्स तक का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका वो एरिया होता है जिसके भीतर आप अपने सी बेड पर, ये जो सी बेड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर के कोई भी रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो कॉमर्शियल पर्पस से, किसी नेशनल ट्रेजरी की तरफ से, मतलब जैसे भी आप चाहते हो। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सभी पैरामीटर्स पे जितने भी नीचे कुछ भी चीज मिलती है ना, वो सब आपका अधिकार है। लेकिन इसके बियॉन्ड आप अगर देखोगे तो ये आ जाता है हाई सीज। और हाई सीज यहाँ वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपका कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे मैनकाइंड के लिए ओपन है, मतलब कि किसी भी देश का सोवरेन अधिकार इन हाई सीज पर नहीं है। ना ही यहाँ पर है, ना ही ऊपर है, ना ही स्पेस पर तो कहीं नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एयर स्पेस में आपके टेरिटोरियल एरिया के अलावा नहीं है, मतलब नेशनल एयर स्पेस के अलावा नहीं है। और यहाँ पर हाई सीज में आप देख सकते हो आपका कोई अधिकार नहीं। अगर आपको इसके किसी भी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना है या फिर ढूंढना है, निकालना है, माइन करना है, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और यही किया है इंडिया ने अभी के लिए, कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेने के लिए 2 एप्लीकेशंस दायर किए हैं। इन 2 एप्लीकेशंस में 2 जगहों की बात की गई है जिसके अंदर में वो डीप सी माइनिंग करना चाहता है। अब एक बार समझते हैं कि ये जो डीप सी माइनिंग है, यहाँ पर मिलते क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली देखो तो ये 3 चीज़ें को आप हमेशा से ध्यान रखना। एक ऐसा एरिया होता है जो कि कहलाता है सी माउंट। सी माउंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, माउंटेन स्ट्रक्चर है सी के अंदर में। ये उठा हुआ एरिया होगा। डेप्थ अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी कम होता है, लगभग आप बोल सकते हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे इतने डेप्थ पर ही मिल जाएगा आपको। फिर उससे थोड़े दूर पर एक होता है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के लिए। ये वो एरियाज होते हैं जो कि आपके वेंट में होते हैं। वेंट मतलब क्या, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये उन एरियाज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स मिलते हैं। और ऐसे सी माउंट पर क्या मिलते हैं, कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नेटिक क्रस्ट मिलता है, या फिर कोबाल्ट क्रस्ट मिलता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप और डेप्थ पर जाते हैं, लगभग ऐसे 6 किलोमीटर के डेप्थ पर जाते हैं, तो आपको मिलता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, और यहाँ पर आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों को अगर पाना है, और ये सब के सब कहाँ मिलते हैं भाई, हाई सीज में मिलते हैं, डीप सी में मिलते हैं। ये आपके EEZ में मिले बहुत ही मुश्किल है ना। तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा आपको। तो अब जो इंडिया ने बोला है ना, इंडिया के पास 2002 से लेकर काफ़ी आगे तक, मान चलो 2017 तक, पूरा एक एरिया इंडियन ओशन में एलोकेट किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि भाई आप आराम से ना ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकाल लो जितने निकालने हैं, ठीक है, ये अभी आपका हक है, आपको हम लीज पर दे रहे हैं इतना एरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया के पास उस टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो 6 किलोमीटर डेप्थ पर जाके बात कर पाए या फिर वहाँ से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर पाए। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना यहाँ पर, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप किस किस इक्विपमेंट के साथ जाओगे वहाँ पर उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के पास। तो इसीलिए 2017 में इंडिया ने अर्जी डाली कि भाई 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना चाहिए। 2022 में फिर से अर्जी डाली और बोला यार 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना चाहिए। तो 2027 तक तो अभी ये मिल गया है इंडिया के पास कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सब एक्सट्रैक्ट करो। इंडिया को ये लगा कि यार 6 किलोमीटर डेप्थ जाने की हमने आराम से ऑलरेडी कंडीशंस पे जो भी हमें इक्विपमेंट बनाना था वो तो हमने ज़्यादातर करके बना लिया है। तो जब 6 किलोमीटर डेप्थ पर जा ही रहे हैं तो 2 अर्जी और लगा देते हैं जो कि थोड़े कम ऊंचाइयों पर मिल जाए हमें। यहाँ से भी जो हमें मिल सकता है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यही 2 अर्जियाँ हैं जो कि एक वेंट में, जिसको कि हम लोग कार्लसबर्ग बोल रहे हैं, कार्लसबर्ग रीजन है, और दूसरा यहाँ पर आप इंडियन ओशन पे देख सकते हो एक रीजन है जिसका नाम है एफनेसी निकेटन सी माउंट। इन दोनों का एक बार लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो आप, ये इंडिया में ये नीचे जो इंडियन ओशन देख रहे हैं यहाँ पर है आपका निकेटन सी माउंट, है ना। और इंडिया बेसिकली इसलिए भी चाहता है ना क्योंकि चाइना की जो शिप्स है ना वो बहुत बार इधर से गुजरती रहती हैं।
तो इंडियन ओशन पर सोवरेन अधिकार, या फिर सोवरेन तो नहीं, मतलब अपना आधिपत्य जमाने के लिए इंडिया को भी लगता है कि नहीं यार, अपना कुछ तो बेसिस बनना चाहिए इधर से। और सिमिलरली जो कार्लसबर्ग रिज है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर देखो ये पूरा रिज दिख रहा है, यहाँ पे टूटे हुए रिज दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और ये प्लेट इस डायरेक्शन में और ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं कार्लसबर्ग रिज में यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि इस वेंट से हम लोग कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ कोबाल्ट मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इनफैक्ट इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसा और भी रीज़न है जहाँ पर इंडिया पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इंडियन ओशन में ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखना एक बार, ये रीज़न देखो, यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी अपना पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इतने एरियाज में ऑलरेडी लगा रहा है, और इंडियन ओशन में और भी लोगों को मिला है, जैसे कि देखो जर्मनी, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया और चाइना, इन तीनों लोगों को भी परमिशन मिला है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इस एरिया से निकालने का। तो ये इंडियन ओशन में ऑलरेडी एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं। अब इसी के साथ साथ इंडिया ये भी बोल रहा है कि भाई हमारे सी माउंट पर से भी हम नहीं निकाल लेते हैं और इधर कार्लसबर्ग रीजन से भी निकाल लेते हैं। तो यही है पूरा फंडा आपका किसका, ये निकालने का, जिसके अंदर में ये राइट्स इंडिया ने मांगने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 2017 का ये PIB का एक मुझे मिला है, बहुत पुराना है ये, लेकिन आप इसको आराम से देख सकते हैं कि इंडियन ओशन सीबेड बेसिन पे 5 साल के लिए इसको एक्सटेंशंस मिल गया। 2022 में भी ऐसा आया था, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने की बात की गई थी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जैसा कि हमने बात किया कि कुछ चीज़ों में रिच होता है, जैसे कि मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर और निकल। इन सब के बहुत यूसेज हैं, बैटरीज बनाने में, रिचार्जेबल बैटरीज जब हम बोलते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं जिनका कि हम लोग अपने स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अभी तक का पूरा आर्टिकल आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। FNC निकेटन, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके लोकेशन को देखा, ये 400 किलोमीटर लंबा है और 150 किलोमीटर वाइड है, और अप्रॉक्सीमेटली इंडियन बेसिन से ये 3000 किलोमीटर दूर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल का ही हो। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इसको एक्सटेंड कर देता है, जैसे कि श्रीलंका के साथ हो रहा है। तो श्रीलंका ने भी ऐसा अपना मुद्दा रखा है कि भाई ये जो आप निकेतन सी माउंट की बात कर रहे हो ना, FNAC निकेतन सी माउंट, ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को किसी एक एक्सेप्शनल केस में 500 नॉटिकल माइल्स तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करने का मौका मिला है। तो अभी इस पर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया हालांकि श्रीलंका को अपोज नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के ऊपर है कि अगर उसने परमिशन दे दी तो वो कर लेगा, नहीं दी तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अंक्लॉस की बात करते हैं। एक्चुअल में अंक्लॉस के अंदर ही ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आता है। 1982 में जब इसको अडॉप्ट किया गया तो उसी टाइम पर हम लोगों ने अंक्लॉस के अंदर में एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाने की भी बात की, जो कि ऐसे हाई सीज में सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को गवर्न करने का काम करेगा। इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? टू डिफाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिगुअस जोन, टेरिटोरियल सी, इंटरनल वाटर्स, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ही लिया है। फिर जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो 1994 में आया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमाइका किंगस्टन है। और ये सिमिलर, जैसा हमने बताया कि सीबेड बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जितना भी है इंटरनेशनल सीबेड, उस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होना है, उन एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन कौन देता है? ये परमिशन देता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये सीबेड पर काम करता है। सीबेड, आप समझ रहे हो ना कि ये सीबेड जो होगा ओशन का, उस सीबेड पर आपको क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, किसको कितना परमिशन देना है, वो सब कौन बात करेगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो जिस तरीके से अभी, अच्छा एक चीज़ हम लोग और बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा हम लोगों ने इक्विपमेंट बना लिया, तो उसके बारे में भी आपको छोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हम लोग मिशंस भेजते हैं ना स्पेस में, चंद्रयान मिशन भेजा, मंगलयान मिशन भेजा, इस तरीके से डीप सी में जाने के लिए हम लोगों का एक समुद्रयान मिशन भी चल रहा है। ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा। तो इसके लिए जो अभी तक हम लोग एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो हम लोगों ने अभी इक्विपमेंट बनाया है, उसका नाम है मत्स्य 6000। 6000 इसलिए क्योंकि ये 6 किलोमीटर या 6000 मीटर डीप जाके एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सकता है। ये इसमें 3 इंसान बैठ के जा सकते हैं 6 किलोमीटर डेप्थ तक, डीप सी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 12 घंटे एंड्योरेंस, मतलब कि 12 घंटे नीचे ये रह सकता है, और एट द सेम टाइम अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए तो 96 आवर्स तक भी रह सकता है। मत्स्य 6000 की बात करें ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक NIOT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ये बनाया गया है। और बहुत सारे इसके और भी, मतलब सिर्फ एक्सप्लोर करना ही नहीं बल्कि अर्थ सिस्टम साइंस के बारे में पब्लिक को अवेयर करने की बात हो सकती है। कुछ अलग अलग सर्वेज और एक्सप्लोरेशन,
फ्रेश वाटर के लिए कुछ अगर हमें एक्सप्लोर करना है वहाँ पर, तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज के लिए अगर ओशन लेवल पर कुछ भी अगर हम लोग को डेवलप करना है तो वहाँ के लिए बात हो सकती है। कई सारे इसके फंक्शंस हैं जो कि ये डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे एक्सप्लोरेशन साइट्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, और आपको ये सारे के सारे पीडीएफ जो हैं वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप इन दोनों जगहों पर आके इस पीडीएफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस वगैरह भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।